हेलो स्टूडेंट, शुभकामनाओं के साथ आज हम दूसरी क्लास प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान। प्रथम क्लास में आपने पढ़ा भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। आशा है आपने उसके सारे बिंदु पढ़े होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना तथा इसमें उल्लेखित शब्दों के अर्थ। प्रस्तावना जो कि पूरे संविधान का सार है, ये प्रस्तावना इस प्रकार से रची गई है कि यदि हम शॉर्ट में अपने संविधान को जानना चाहें तो हमें इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझना होगा और उसके बाद में हम पूरी प्रस्तावना के जरिए हमारे संविधान का अध्ययन कर पाएंगे। स्टूडेंट, मैं इसके हर एक बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डालूंगी और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो भी आप मुझे बताना अपने कमेंट के द्वारा। प्रस्तावना शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना परिचय को संदर्भित करता है और इसमें संविधान का सार निहित है। ठीक है, ये संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है, यानी किसी देश का संविधान कैसा है, वहां की यदि हम प्रस्तावना को देख लें तो हमें वहां के संविधान के बारे में जानकारी हो जाएगी। स्टूडेंट, लेकिन हर एक संविधान की प्रस्तावना नहीं होती है। जैसे हमारी प्रस्तावना है, कुछ देशों की अन्यों की प्रस्तावना है, लेकिन अमेरिका की प्रस्तावना है, जैसे अन्य भी देशों में है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना बहुत कुछ अमेरिका की प्रस्तावना से मिलती हुई है, तो हर एक में प्रस्तावना नहीं होती है। और हमारी जो प्रस्तावना है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इसमें हमारे संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य, दर्शन सब अच्छे से समझ में आता है। प्रकट होता है कि हमारा देश क्या चाहता है जनता से, जनता हमसे क्या चाहती है और हमारी सरकार किस प्रकार की है। संविधान ये बताता है कि अपनी शक्ति सीधे जनता से सरकार प्राप्त करती है। तो जो संविधान प्रारंभ मतलब हमारा जो प्रस्तावना प्रारंभ हो रही है, जो हमारे संविधान के बारे में बता रही है, वो हो रही है हम भारत के लोग, इससे प्रारंभ हो रही है। और ये जो प्रस्तावना है इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है। 1976 का जो 42वां संशोधन था, संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो हम जब हमारा संविधान लागू हुआ, यदि हम उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे और जब बाद में हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्टूडेंट हमें 3 अंतर नजर आते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को उस समय जोड़ा गया था क्योंकि उस समय पर जो शीत युद्ध था तो समाजवाद का ज्यादा दबदबा भी कायम हो गया था। दूसरा, हमारा जो झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ ज्यादा हो रहा था। दूसरी चीज, हम धर्म की तरफ से बिल्कुल ही ये करना चाह रहे थे कि हम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अखंडता शब्द जोड़ा गया था कि भारत के कोई भी खंड नहीं हो सकते, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को लेकर के मतलब पाकिस्तान तो खैर हमारा ही टुकड़े करना चाहता था, हमें ही बिखेरना चाहता था, लेकिन हमारे देश ने तो बहुत ही अच्छी नीति अपनाई जिससे कि उसका हमें लाभ मिला और आगे की स्थितियों को देखते हुए हमारी प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब स्टूडेंट, हम इसकी सामग्री पर आते हैं। क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई है। सबसे पहली मतलब क्या इसके हैं, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी ये संविधान के अधिकार, हमारा जो भारतीय संविधान है उस पर किसका अधिकार है, किसने उसको बनाया है। तो हमारी प्रस्तावना साफ कहती है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है, यानी हमारी जो संप्रभुता है वो भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान किसके द्वारा बना है, लोगों के द्वारा। तो अंतिम जो संप्रभुता है वो लोगों के पास में है। दूसरी चीज, भारतीय संविधान की प्रकृति, किस प्रकार का हमारा संविधान है। तो प्रस्तावना भारत के संविधान को क्या कहती है, एक समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में घोषित करती है। इन सबके अर्थ में अभी आपको बताऊंगी। तीसरी चीज है भारतीय संविधान के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्त करना चाह रहा है संविधान। स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व को निर्दिष्ट करता है, यानी हमारा जो संविधान है वो
क्या क्या चीज प्राप्त करना चाह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। किसके लिए? लोगों की स्वतंत्रता, लोगों के लिए न्याय, समानता और बंधुत्व। ये हमारे अधिकार हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इनको। वैसे मैंने मौलिक अधिकारों पर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं स्टूडेंट, आप उन्हें देखिएगा मेरे चैनल पर, पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट मेरे चैनल का नाम है। ये जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई जो प्रस्तावना है, मतलब उसका आमुख भी कहते हैं उसको, उस प्रस्तावना को, यानी उन्होंने जो अपने जो विचार उस समय व्यक्त किए थे 13 दिसंबर 1946 को, लगभग वही विचार जो है इस प्रस्तावना में रखे गए हैं। और ये के.एम. मुंशी हैं, इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है। कुंडली से मतलब, कुंडली से जैसे हम सब कुछ मालूम कर लेते हैं, शॉर्ट में उसमें सब बातें लिखी रहती हैं, ऐसे ही हमारी प्रस्तावना में शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब आती है भारत की संविधान जो प्रस्तावना है, उसमें वो एक्चुअली क्या है उसमें, ठीक है, उनके अर्थ में आपको बताऊंगी। पहले हम प्रस्तावना का वाचन कर लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना क्या है। आपने निश्चित रूप से पहले उसका वाचन किया होगा। स्टूडेंट, इतने सारे क्वेश्चंस इसमें से निकल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, हर एक स्लाइड को, तो आपको बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें इसमें नजर आएंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इनका अर्थ में अभी आपको दोनों का अंतर बताऊंगी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हमारी पूरी प्रस्तावना है, ठीक है। अब मैं इनके हर एक के जो आपको दे रखे हैं, इनके हर एक के अर्थ आपको बताऊंगी। देखिए, जो मैंने अलग अलग कलर में पैराग्राफ दिए हैं, पहली चीज जो है वो ये बताती है कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का संविधान है हमारा। एक संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न समाजवादी मतलब वैसे तो हमारी व्यवस्था साम्यवाद नहीं है, समाजवादी यानी सबको साथ में लेकर चलने की है। पंथ निरपेक्ष है, सबके अर्थ अलग से बताऊंगी इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरह का हमारा संविधान है। दूसरी चीज, हम नागरिकों को क्या दे रहे हैं, उसके समस्त नागरिकों को न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता दे रहे हैं। और फिर व्यक्ति की गरिमा भी बढ़ेगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। इस प्रकार की हम पूरा सार हमारी इस प्रस्तावना में दिया गया है। और ये जो है वो उसका डेट दी गई है और उसकी तिथि दी गई है, ठीक है। इसको संवत 2006 विक्रमी को इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या क्या हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हम भारत के लोग, यानी कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हम भारत के लोग ही संप्रभु हैं, सर्वोच्च संप्रभु है। और भारत की जो जनता को जो भी अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो भारतीय संविधान है भारतीय जनता को समर्पित है, भारतीय जनता ने संविधान को बनाया है, यानी हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है और हम भारत के लोग जो है वो इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा ये संविधान कहता है। दूसरी चीज आती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अब संप्रभुता हमारे पास है,
हम अन्य किसी भी देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी देश के डोमिनियन यानी उपनिवेश है, और कोई भी शक्ति हमारी जो सरकार है उससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। हमारी ना तो आंतरिक मामलों में ना ही बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो 1947 से पहले ये जो संप्रभुता थी ये ब्रिटेन के पास थी, लेकिन अब ये संप्रभुता हमारे पास आ गई, यानी गवर्नमेंट हमारी बनी 1951 से। हमारे जो नए इलेक्शन शुरू हुए तो पूरी तरह संप्रभुता वैसे तो 1947 से ही आ गई हमारे पास। अगली चीज है समाजवादी। इसका अर्थ है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। यानी जो समाजवादी शब्द है उसका मतलब किसी साम्यवाद से नहीं है। यहाँ पर है कि सब कुछ समान बंटवारा हो सब लोगों में, चाहे वो जो उत्पादन के साधन यानी जिनसे पैसा कमाया जाता है या फिर कोई पैसा है या जमीन है या संपत्ति है, जितना भी स्वामित्व है उसको सार्वजनिक करने का प्रयास किया जाएगा और नियंत्रण और वितरण जो है वो भी समान करने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य रखा गया समाजवाद का, जिससे कि कोई गरीब या बहुत अमीर नहीं। अगली चीज आती है पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ वैसे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट ही बता दूं कि हमारे यहाँ पर देखिए, हम यदि धर्मनिरपेक्ष शब्द कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम धर्म से अलग हट गए हैं, हम नास्तिक हैं, लेकिन हमारा जो भारत है वो तो बड़ा धर्म प्राण देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी धर्म के प्रति अंधविश्वास नहीं है, यानी अधार्मिक नहीं है। हम धार्मिक हैं, तभी तो हमारे देश में धार्मिक अधिकार पूरे दिए गए हैं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है। तो जो संविधान निर्माता थे वो ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां पर धर्म को लेकर किसी प्रकार की कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं हो। तो हमारे संविधान में जो संविधान का भाग 3 है, मैंने कहा ना मैं आपको भागों के बारे में बताऊंगी बाद में, तो संविधान का भाग 3 जो है उसमें 25 से लेकर 28 तक 4 जो अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27, 28, और में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे यहाँ पर। और इसमें ये कहा गया है कि भारत में सभी धर्म समान है, सरकार का सबको समान समर्थन है और सरकार किसी भी धर्म का ना तो अपनी तरफ से कोई प्रचार प्रसार करेगी और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को का मतलब विरोध कर सकता है, और ना ही कोई ऐसे काम कर सकता है जो कि देश की जो एकता है, अखंडता है, या फिर लोगों के स्वास्थ्य है, या अन्य किसी कहीं किसी भी तरह की जो हानि यदि किसी को पहुंचती है, तो ऐसे कोई भी काम धार्मिक काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसका यदि विस्तार आपको चाहिए तो मौलिक अधिकारों का मेरा जो वीडियो है वो आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में देगा। अगला शब्द आता है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शब्द प्रस्तावना में बहुत बृहत रूप में लिया गया है। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं है, अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। राजनीतिक लोकतंत्र से मतलब है कि हमको वोट डालने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार हमको सारे हैं। ठीक है, और वयस्क मताधिकार लिया गया है वोट डालने के अधिकार में। ये नहीं कि बच्चा होते ही वोट डालने का उसको अधिकार मिल गया। अभी वर्तमान में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट डालने का अधिकार है। इसके अलावा जब हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करें तो बिना किसी जाति भेदभाव के हमारे यहाँ पर सभी को बिना जाति, भाषा, धर्म, लिंग इस प्रकार के किसी भी भेदभाव के बिना सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने आने और सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि हम आर्थिक लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्येक प्रकार की कोई भी आर्थिक उत्पादन के साधन है, कोई नौकरी है या कोई व्यापार है या कोई अन्य सेवा है, उसमें बिना किसी आर्थिक भेदभाव के कोई गरीब या अमीर है इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये सभी अधिकार हमें दिए गए हैं। कानून सर्वोच्च है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। हमारे यहाँ पर जो
समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो पहला जो है उसमें इसी प्रकार की समानता है, यानी कानून के समक्ष जो सभी समान है, यानी विधि का शासन है हमारे यहाँ पर। दूसरा सामाजिक समानता है, फिर राजनीतिक समानता है, यानी सभी तरह की समानता के अधिकार उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र है। यदि किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो न्यायपालिका व्यक्तियों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वैसे भी हमारी न्यायपालिका की सक्रियता तो जग जाहिर है और किसी प्रकार का भेदभाव भारतीय राज्य व्यवस्था में नहीं किया गया है। तो ये सारे लक्षण हमें संविधान में धीरे धीरे करके हम सब चीजों को पढ़ेंगे। अगला आता है स्टूडेंट गणतंत्र। गणतंत्र शब्द जो है इसका अर्थ है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी व्यवस्था है वो वंशानुगत लोकतंत्र नहीं है, अपितु हमारी लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है। यानी हमारा जो शासक है, जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राजा के हाथ में सत्ता नहीं है। जो हमारे देश का प्रथम नागरिक है, जो हमारे देश का अध्यक्ष है, वो हमारे यहाँ जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति यानी राष्ट्रपति है। ब्रिटेन के समान राजा नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में कोई सामंत वर्ग है या जागीरदार वर्ग है या हम कहें लॉर्ड है, वहां पर हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सब कानून के समक्ष समान है और सभी जो है वो बराबर से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उनको सभी को अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पूरी तरह से गणतंत्र है और बिना किसी भेदभाव के सभी जो अधिकार हैं, सभी कार्यालय हैं, वो प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। तो मेन चीज क्या है इसमें कि जो हमारा राष्ट्र अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया है। अगली चीज आती है स्वतंत्रता। वैसे स्वतंत्रता पहले भी आ गया है और आपके जो संविधान है जो हम पढ़ रहे हैं इसमें स्वतंत्रता का संविधान भी, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको दिया गया है। 14 से 18 मैंने आपको समानता के अधिकार के बारे में बताया और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिया गया है। बहुत विस्तार से मैंने अपना जो वीडियो है मैं इसका आपको ऊपर लिंक दे दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। मेरा जो ये वाला वीडियो है जिसमें मैंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है, 2 वीडियो हैं इसके। तो स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के अंदर ही किया जा सकता है। देखिए, चूंकि सभी को विकास के समान अवसर हैं तो स्वतंत्रता तो नहीं दे सकते ना हर किसी को कि कोई व्यक्ति कितना भी शोर मचाए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहा गया है हमारे संविधान में कि जब तक दूसरे व्यक्ति के अधिकार, दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो यदि बाधित नहीं होती है तब तक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता, अपने अधिकारों को प्रयोग में ले सकता है। ठीक है, इतनी सीमाएं हैं, विस्तार से सीमाएं आगे हैं, ये तो प्रस्तावना में आपको बता रही हूँ केवल। अब अगली चीज आती है न्याय। न्याय शब्द इसमें 3 रूपों में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी मानव मानव के बीच, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, समानता वाले जो आपको बताई थी अभी अधिकार, बिना किसी जाति वर्ण के भेदभाव के प्रत्येक नागरिक की उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप में है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सबको समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में ही, कुछ अमीर लोगों के हाथ में या किसी विशेष जाति वर्ग के हाथ में ये अधिकार दे दिए जाएं। सबको अपनी योग्यता के अनुसार अर्थ कमाने का मौका मिलेगा। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी भी कोई यदि उसे चुनाव में खड़ा होना है या उसको वोट डालने हैं या उसको अन्य कोई भी राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है तो वह अपना लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये समानता के आधार पर सब कुछ दिया गया है और इस प्रकार का अधिकार हमारे यहाँ पर सबको मिले हुए हैं। अगली चीज आती है समता। देखिए, ये सब कुछ समान रूप में है, यानी हर व्यक्ति को अवसर की समानता प्रदान की गई है। जिसमें जैसी क्षमता है वैसा वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार के विशेष अधिकारों की यहाँ पर अनुपस्थिति है, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर
दिए गए हैं। विधि के समक्ष सब समान है। अगली चीज आती है बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। इसमें देखिए पहली चीज है व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता अखंडता। यानी व्यक्ति जो है उसके पूरे सम्मान को बनाए रखा जाएगा और देश की एकता अखंडता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी पूरा देश जो है वो एक है और उसके खंड नहीं हो सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य भी उनकी भी चर्चा की गई है कि मौलिक कर्तव्य में भी आगे मैं मौलिक कर्तव्य आपको बताऊंगी। इसमें भी जो बंधुत्व है यानी सभी भाई भाई हैं, किसी प्रकार का किसी भी धार्मिक या जातिगत आधार पर कोई भी विभेद हमारे संविधान में नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट हम ये जो लेक्चर है, जो मेरी आज की क्लास है, वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपको जो भी इसमें क्वेरीज हो वो आप मुझे बताइएगा। इसके विषय में यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं प्रस्तावना के विषय में तो वो भी बताइएगा। और यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मैडम इसमें से ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और आपने ये नहीं बताया है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको जो भी मेरी क्लास, जब मैं आपका वीडियो देख लूंगी आपका कमेंट, तो अपनी उस क्लास में इसका जिक्र जरूर करूंगी, क्योंकि ये आपके बहुत लंबे चलने वाले हैं। भारतीय संविधान हमारा इतना बड़ा है और मैं प्रयास करूंगी कि आपको हर एक बिंदु पर वीडियो लेकर आऊं। धन्यवाद।